नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है यूपीपीएससी की ही सीरीज़ है रहने वाली है। तो सारे बच्चों से ये गुजारिश है, निवेदन है, जो भी कह लीजिए, कि अगर आपको कहीं पे भी बेनिफिट लग रहा है, कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट के ज़रिए ही मुझे आउटपुट आपका मिल रहा है। ना मैं आपको देख पा रही हूँ, ना मैं आपको सुन पा रही हूँ, ना मैं आपके फेस एक्सप्रेशंस देख सकती हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि आपको कितना रिटेन हो रहा है। सिर्फ एक कमेंट ही ज़रिया है जिससे मुझे समझ आएगा। और जो नए बच्चे हैं, अगर उन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनदर नेम फॉर मल्टीपर्पज़ वर्कर्स कमेटी। देखिए, कुछ कमेटीज़ दी गई थी जिन्होंने अलग अलग रिकमेंडेशंस दी थी। सबसे पहले आई थी हमारी बोहर कमेटी। और बोहर कमेटी जो है, इसने आज़ादी से भी पहले आ गई थी। ये 1946 में आ गई थी, इसका गठन हो गया था। और 1950 के अराउंड इसने जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई थी। ये कमेटी थी, ये पीएसएम पे थी कि जो हमारी मेडिकल जो एजुकेशन है उसमें 3 मंथ्स का कम्युनिटी ओरिएंटेशन होना चाहिए। इस कमेटी ने ये बोला था। तो ये मल्टीपर्पज़ वर्कर कमेटी नहीं है। करतार सिंह कमेटी मैंने याद रखने के लिए बताया था जब मैंने कमेटीज़ पढ़ाई थी। मैं दोबारा बता देती हूँ कि आप किस तरीके से याद रखेंगे कि करतार सिंह जी एक सरदार थे और आपने सरदारों को अलग अलग प्रोफेशंस में देखा है। तो अलग अलग प्रोफेशंस में देखा है, वो कैसे होते हैं, मल्टीपर्पज़ होते हैं। तो इन्होंने ही जो है मल्टीपर्पज़ का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये बी राइट आंसर होगा। मुदलियार कमेटी और मुखर्जी कमेटी जो है ये इनके बाद आई थी। मुदलियार कमेटी ने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो है कुछ कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। मुखर्जी कमेटी ने जो है मेनली, मुखर्जी कमेटी से पहले ने कमेटी आई थी चड्डा कमेटी। तो आप याद रखेंगे चड्डा कमेटी को किस तरीके से, कि चड्डा चड्डी से याद रखेंगे कि बच्चे को हम चड्डी पहना देते हैं तो क्या है, मच्छर काट लेते हैं ना। तो इसने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, मलेरिया का। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। और इसने बोला था कि मलेरिया के साथ साथ, मलेरिया का इतना काम नहीं होता है, तो मलेरिया के साथ साथ ये लोग जो मलेरिया का काम करेंगे वो फैमिली प्लानिंग का भी काम कर लेंगे। लेकिन जो मुखर्जी कमेटी उसके बाद आई, उसने देखा कि ये वर्कर ना तो मलेरिया का काम कर पा रहे हैं, ना ही फैमिली प्लानिंग का। तो इसने डीलिंक कर दिया मलेरिया और फैमिली प्लानिंग को, और बोला कि फैमिली प्लानिंग जो है अपने आप में ही इतना बड़ा एरिया है कि इसे किसी दूसरी चीज़ के साथ हम नहीं जोड़ सकते। तो इसीलिए जो है मलेरिया का फैमिली प्लानिंग का अलग होना चाहिए। तो इसने डीलिंक कर दिया, मतलब इन दोनों को बीच में से हटा दिया और अलग अलग प्रोग्राम्स इनके कर दिए। तो यहाँ पे करतार सिंह कमेटी होगी। याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following condition shows snowstorm appearance in X-ray of lung? कि कौन सी कंडीशन में snowstorm appearance आती है X-ray of the lung में? तो यहाँ है बेगेसोसिस, बाइसिनोसिस, सिलिकोसिस एंड एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस होता है कोल डस्ट से। बाइसिनोसिस होता है कॉटन से। और बेगेसोसिस होता है हमारा शुगर केन से। तो यहाँ पे जो सिलिकोसिस होता है, सिलिका डस्ट के इनहेलेशन से होता है। और इसका एक्सरे देखेंगे तो जैसे क्या बर्फ पड़ती है और जगह जगह सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है ना, इस तरीके से आपको एक्सरे में जो है पूरा जैसे बर्फ का तूफान आ गया है, इस तरीके की अपीयरेंस आपको दिखेगी सिलिकोसिस में। और एक स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस यूएसजी में दिखती है, गायनेकोलॉजी की कंडीशन होती है उसको, वो किस में दिखती है, हमारी हाइडेटिफॉर्म मोल में दिखती है। तो ये जो है यूएसजी में हाइडेटिफॉर्म मोल में ऐसी अपीयरेंस रहेगी। यहाँ स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस एक्सरे में रहेगी सिलिकोसिस के केस में सी। ये ना इस पे क्वेश्चंस नंबर थोड़े अलग डल गए हैं, तो प्लीज़ बियर विद दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट मेजरमेंट डन बाय एंथ्रोपोमेट्रिक। एंथ्रोपोमेट्रिक होती है जिसको हम जो है अपने इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए नाप सकते हैं, और जो हमें जो है हमारी बेसिक जो माल न्यूट्रिशन वगैरह है उसके बारे में भी बता देता है। तो यहाँ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में देखिए वेट एंड हाइट, बीपी, ब्लड शुगर, रिपीट स्टडी। वेट और हाइट से हम क्या देख सकते हैं, अपना नॉट बायोमेडिकल वेस्ट, बीएमआई देख सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स देख सकते हैं,
और यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एज पर हाइट कितना होना चाहिए या वेट पर हाइट कितना होना चाहिए। तो हम अलग अलग क्राइटेरिया से यहाँ पे अब बच्चे की ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। सो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में वेट और हाइट आता है ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनली नोटिफाइबल डिजीज। इसमें से कौन सी डिजीज इंटरनेशनली नोटिफाइबल नहीं है? प्लेग, कोलरा, चिकन पॉक्स एंड येलो फीवर। प्लेग भी जो है अलग अलग देशों में फैला था, कोलरा भी है, येलो फीवर भी है। चिकन पॉक्स जो है वो इंटरनेशनली नोटिफाइड नहीं है, ये कुछ कंट्रीज में ही है। तो सी, चिकन पॉक्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इन यंग चाइल्ड। यंग चाइल्ड में विटामिन ए डेफिशिएंसी का क्या सिम्टम होता है? विटामिन ए जो है, विटामिन ए को हम क्या भी बोलते हैं? एंटी इन्फेक्टिव विटामिन इसको बोलते हैं। और ये जो है मीजल्स वगैरह के केस में और नॉर्मल वैक्सीनेशन शेड्यूल में भी 9 मंथ ऑनवर्ड जो है हर 6 महीने पे बच्चे को हम विटामिन ए देते हैं। तो ये अर्लीस्ट सिम्टम इसका क्या होता है? केराटोमलेशिया, पाइटोट स्पॉट्स, नाइट ब्लाइंडनेस एंड डिप्लोपिया। सो नाइट ब्लाइंडनेस इज द अर्लीस्ट सिम्टम। बच्चे को जैसे जैसे रात होने लग जाती है ना, धुंधला दिखाई देने लग जाता है, कम दिखाई देने लग जाता है, तो अर्लीस्ट सिम्टम होता है सी। नेक्स्ट, एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट हम किस में देते हैं? प्री एक्लेम्पशिया वाले केस में, जब एक्लेम्प्टिक होने लग जाता है, जब सीजर्स आने लग जाते हैं, उस केस में हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। और मैग्नीशियम सल्फेट का जो अगर हम बात करें कि कौन कौन से साइन होते हैं जो दिखाते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी है, वो क्या होते हैं हमारे? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस का डिक्रीज हो जाना, या फिर हमारा यूरिन आउटपुट का डिक्रीज हो जाना। तो ये सिम्टम होते हैं जो हमें टॉक्सिसिटी शो करते हैं। जब टॉक्सिसिटी होती है तब हम क्या देते हैं? कैल्शियम ग्लूकोनेट एज ए एंटीडोट ए। नेक्स्ट, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ईसीटी, द शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। ईसीटी देते हैं जहाँ पे हम जो है शॉक देते हैं पेशेंट को, तो वहाँ पे हम कुछ मसल रिलैक्सेंट देते हैं, कुछ हम जो है जो सिडेटिव हैं वो देते हैं। तो यहाँ मसल रिलैक्सेंट कौन सा दिया जाता है? पेनक्यूरियम ब्रोमाइड, सक्सिनाइल कोलिन, थायोपेंटोन एंड एट्रोपिन। सक्सिनाइल कोलिन इज द शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट जो कि हम ईसीटी में देते हैं। ये ट्रेडिशनल वे से ही चला हुआ आ रहा है और इसी को हम जो है एज अ मसल रिलैक्सेंट ईसीटी में दिया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस असेस बाय द नर्स। डायबिटीज इंसिपिडस का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो है नर्स असेस करती है? ऑप्शन ए, हाइपरग्लाइसीमिया, पोलीयूरिया, ग्लाइकोसूरिया एंड पोलिडिप्सिया। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है? जब लैक ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है बॉडी में, जिसको हम क्या भी बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन जो है वाटर रिटेन करता है बॉडी में, और जब इसकी कमी हो जाती है तो सारा ही वाटर जो है वो बॉडी से निकल जाता है। तो पोलीयूरिया होता है, बहुत ज़्यादा यूरिन, कि जितना पानी पिया उतना ही जो है यूरिन पास कर दिया। तो पोलीयूरिया प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। तो उसी को जो है नर्स असेस करेगी। हाइपरग्लाइसीमिया भी वो असेस कर सकती है, लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज मेलाइटस में होता है। ग्लाइकोसूरिया की यूरिन में ग्लूकोज का आना, पोलीफेजिया, ये जो है डायबिटीज़ के भी सिम्टम्स हो सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटस के भी। पोलीफेजिया को वो मतलब अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो प्रॉपर पेशेंट के पास ही बैठी रहे और उसके खाने के पैटर्न को देखती रहे। पोलीयूरिया में तो ये है कि उसको बोल सकती है पेशेंट को कि आप जितनी बार यूरिन जाएंगे उतनी बार इन्फॉर्म करेंगे, तो पोलीयूरिया शी कैन असेस बी। नेक्स्ट, डार्क पर्पलिश डिस्कलरेशन एंड कंजेशन ऑफ वल्वा एंड वजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज। जब प्रेगनेंसी के ना कुछ कुछ साइन होते हैं जहाँ पे वल्वल जो है कंजेशन हो जाता है और वल्वा में आपको जो है दिखाई देने लग जाता है कि डिस्कलरेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ये है हेगार साइन, चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन एंड गुडेल साइन। गुडेल होता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स हो जाता है। ओसिएंडर साइन होता है कि जो फॉर्निसेस होते हैं वहाँ पे पल्सेशन फील होना। यहाँ चैडविक साइन को हम या फिर जैकवेमर साइन भी इसको बोलते हैं, जहाँ पे जो डिस्कलरेशन पर्पलिश ह्यू जो है वजाइना में दिखाई देता है, बी। नेक्स्ट, बिलाइटेड ओवम मीन्स।
ovum without embryo, ovum with embryo, ovum without embryo, ovum in lower part of uterus and ectopic pregnancy. blighted ovum बोलते हैं जब एम्ब्रियोनिक सैक तो बन जाता है लेकिन उसके अंदर जो है एम्ब्रियो नहीं होता, ठीक है। तो ये ओवम विदाउट एम्ब्रियो इज द राइट आंसर, जिसको हम बायलाइटेड ओवम भी टर्म करते हैं, बी। हेल्प सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ, हेल्प सिंड्रोम जो है वो किसकी कॉम्प्लिकेशन होती है? हेपेटाइटिस, एड्स, ल्यूकीमिया एंड प्री-एक्लेम्शिया। पहली बात तो हम अगर बात करें कि हेल्प सिंड्रोम होता क्या है, हेल्प सिंड्रोम में अगर ये बात करें HELLP, तो यहाँ पे आता है हमारा हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे हेल्प सिंड्रोम में आती हैं और ये कॉम्प्लिकेशन होती है प्री एक्लैम्पशिया की। तो प्री एक्लैम्पशिया में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं, हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट्स, तो जो कि हेल्प सिंड्रोम बताता है, डी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड और डेड फीटस फ्रॉम द वुंड इज कॉल्ड। अगर वुंड से इन्फेक्टेड और डेड टिश्यू है, नॉट फीटस, डेड टिश्यू है मतलब मर गए हैं टिश्यू, तो उसको क्या बोलते हैं? डेहिसेंस। डेहिसेंस बोलते हैं कि जब हमने दो पार्ट्स को सूचर किया हुआ है और वो सूचर हट जाते हैं, वो पार्ट्स ओपन हो जाते हैं, उसको डेहिसेंस बोलते हैं। डिब्राइडमेंट इसको टर्म किया जाता है जहां इन्फेक्टेड और डेड टिश्यूज को हम काट के रिमूव करते हैं। इंसिजन और ड्रेनेज में डेड टिश्यूज नहीं होते, डीबल्किंग में भी डेड टिश्यूज नहीं होते, तो बी राइट आंसर होगा। Next, the first drug discovered to treat leprosy was Dapsone, Clofazine, Rifampicin and Pyrazinamide। यहाँ पे डेप्सोन देते हैं। डेप्सोन जो है अभी भी दिया जाता है। हमारी दो तरीके की लेप्रेसी रहती है, पॉसीबैसिलरी जहाँ पे जो पैचेस हैं वो कम रहते हैं, और दूसरी होती है हमारी मल्टीबैसिलरी। जो पॉसीबैसिलरी लेप्रेसी होती है ना, उसमें खाली डेप्सोन से ट्रीट किया जाता है, और जो मल्टी होती है वो उसमें खाली डेप्सोन से काम नहीं चलता, वो डेप्सोन के साथ क्लोफाजिमीन भी दिया जाता है। तो ये पॉसीबैसिलरी में जो है डेप्सोन और मल्टी में डेप्सोन प्लस क्लोफाजिमीन जो है दोनों दिए जाते हैं। यहाँ डेप्सोन राइट आंसर होगा। Next, which technique is useful in assessing fetal position and presentation? pelvic examination, Leopold, ballotment and abdominal percussion। ये Leopold मैन्यूवर करते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं Leopold मैन्यूवर। इनसे ही हम fetal position का पता लगाते हैं। जो फर्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं फंडल ग्रिप। ये देखते हैं कि फंडस जो है वो पेल्विक जो कैविटी है उससे कितना ऊपर है। दूसरा होता है हमारा लेटरल ग्रिप। लेटरल ग्रिप को हम बोलते हैं देखने के लिए कि बच्चे की बैक किस साइड है और जो बच्चे के हाथ हैं वो किस साइड होते हैं। थर्ड होता है हमारा पॉलिक ग्रिप। पॉलिक ग्रिप में हम जो है ये देखते हैं कि बच्चे का जो है प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है, और फोर्थ होता है हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा एंगेज होने वाला है, और फोर्थ होता है हमारा फर्स्ट पेल्विक ग्रिप जिसको हम बोलते हैं। इसको हम पॉलिक ग्रिप या सेकंड पेल्विक ग्रिप भी बोलते हैं। और फर्स्ट पेल्विक ग्रिप या बच्चे का एटीट्यूड क्या है, पोजीशन, ये सब देखने के लिए, प्रेजेंटेशन क्या है ये देखने के लिए हम ये मैन्यूवर यूज करते हैं। तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हु फाउंड द लिंक बिटवीन कोलरा एंड कंटेमिनेटेड वाटर। जो कोलरा होता है मेनली कंटेमिनेटेड वाटर से होता है, तो किसने इस चीज़ को डिस्कवर किया था कि कोलरा की मेन जड़ जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर है? लुइस पास्चर, रोनाल्ड रोस, एडवर्ड जेनर एंड जॉन शो। जॉन शो ने किया था ये सन 1813 में जो है 1813 सदी में इसको किया था उसने, डी। नेक्स्ट, प्रीटर्म लेबर इज व्हेन इट अकर्स बिटवीन। प्रीटर्म लेबर होता है कि टाइम से पहले लेबर हो जाना। टाइम के बाद कब होता है? नॉर्मल 37 से 40 हफ्ते के बीच में लेबर होना चाहिए। अगर जो है इससे पहले हो जाता है 37 वीक से पहले, लेकिन पहले भी कब? आफ्टर फीटल वायबिलिटी, जब हम बोलते हैं कि फीटल जो है प्रॉपर वायबल हो गया है, और उसके बाद से मतलब अगर हम 20 अब तो 24 वीक्स हो गया है, 24 वीक्स से जो है 37 अगर हम बात करें तो ये वायबल कहलाता है। कहीं कहीं बुक्स में ये जो है 20 to 37 लिखा दिखेगा आपको, कहीं कहीं जो है 24 से 37 लिखा दिखेगा। तो फॉर द सेफ साइड वी आर टिकिंग दिस ऑप्शन 20 to 37 वीक ऑफ जेस्टेशन।
जनरली आपको यही वाला ऑप्शन दिखेगा, लेकिन कुछ कुछ बुक में आपको ये भी दिख सकता है, तो ये भी गलत नहीं कह सकते। लेकिन जो शुरुआत हो जाती है उसकी वो 20 से 37 वीक्स में ही हो जाती है। तो 20 हफ्ते के बाद और 37 वीक्स से पहले अगर हमारा लेबर हो रहा है तो उसको हम प्रीटर्म लेबर टर्म करेंगे। नेक्स्ट, द मेजर न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व इन फ्लूइड बैलेंस आर। फ्लूइड बैलेंस में कौन से मेजर न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व होते हैं? पोटेशियम एंड सोडियम, क्लोराइड एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, विटामिन B9 एंड मैग्नीशियम। ये होते हैं हमारे पोटेशियम एंड सोडियम, क्योंकि सोडियम क्या करता है अपने साथ, वाटर रिटेन करता है, तो ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लूइड बैलेंस के लिए। ए, द सिनोनिम ऑफ यूनिओवुलर ट्विंस। यूनिओवुलर ट्विंस का मतलब है कि हो सकता है एक स्पर्म और एक ओवम ने ही क्या किया हो, एक स्पर्म और एक ओवम ही फ्यूज हुए हों, लेकिन आफ्टर फ्यूजन वो क्या हो गए हों, डिवाइड हो गए हों, तो वो ट्विंस बन गए हों। तो उसमें ये क्या कहलाते हैं? आइडेंटिकल, डाइजाइगोटिक, फ्रेटर्नल एंड बायोवुलर। ये आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं, जहाँ पे वन ओवम एंड वन स्पर्म फ्यूज टुगेदर और आफ्टरवर्ड्स दे डिवाइड, तो दीज आर नोन एज identical twins. A, fetal hypoxia may occur in post maturity because of। कई बार क्या होता है ना, 40 हफ्ते से भी ऊपर हो जाते हैं और डिलीवरी नहीं हो जाती, तो वहाँ पे फीटल हाइपोक्सिया होने लग जाता है, तो सिजेरियन वगैरह कराना पड़ता है अगर मदर जो है नहीं रेस्पॉन्ड कर रही है। तो वो फीटल हाइपोक्सिया पोस्ट मैच्योरिटी में होता है। क्यों? लो ऑक्सीजनेशन, प्लेसेंटा प्रीविया, एजिंग ऑफ प्लेसेंटा एंड नन ऑफ द अबव। दिस अकर्स ड्यू टू एजिंग ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एजिंग होने की वजह से जो है ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से फीटल हाइपोक्सिया रिजल्ट करता है। सी, पोस्टपार्टम वजाइनल डिस्चार्ज कंटेनिंग ब्लड, म्यूकस एंड प्लेसेंटल टिश्यू नोन एज। जो डिलीवरी के बाद वजाइनल डिस्चार्ज होता है जिसमें ब्लड, म्यूकस, प्लेसेंटल टिश्यू होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लोकिया, शो, लाइकर, पीपीएम। लोकिया टर्म करते हैं, शो होता है जब ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट होता है, कब? बिफोर द डिलीवरी, इसको हम ट्रू लेबर का साइन भी बोलते हैं। लाइकर जो होता है वो हम एमनियोटिक फ्लूइड को टर्म कर देते हैं, एंड पीपीएम इज नॉट अ डिस्चार्ज, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टोकोलाइटिक एजेंट्स आर यूज्ड टू। टोकोलाइटिक एजेंट्स किस लिए यूज करते हैं? enhance tocolytic agents enhance the preterm labor, then suppress the preterm labor, C, enhance the normal labor, and D, suppress the normal labor। तो ये यहाँ पे जो हमारे टोकोलाइटिक एजेंट होते हैं वो प्रीटर्म लेबर को सप्रेस करते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे इस निमोनिक से, इट्स नॉट माई टाइम, कि ये कौन कौन से एजेंट्स होते हैं। क्या मतलब है कि मदर ये बोल रही है कि मेरा समय अभी नहीं हुआ है, मतलब अभी प्री टर्म लेबर है, तो ये ड्रग्स दिए जाते हैं। इंडोमिथासिन, N for निफिडिपिन, M for मैग्नीशियम सल्फेट एंड T for टर्ब्यूटेलिन। तो ये ड्रग्स जो हैं दिए जाते हैं। इट्स नॉट माई टाइम। Next, one of the purpose of giving injection methargin following the delivery of placenta and membrane is that it जो डिलीवरी के बाद जनरली जो है मिथार्जिन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि रिलीव्स आफ्टर बर्थ पेन एंड डिस्कम्फर्ट, रिलैक्स यूट्रस सो दैट मदर हैज लेस पेन, स्टिमुलेट यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड सप्रेस लैक्टेशन। ये यूट्राइन कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने का कारण क्या है कि कोई मेम्ब्रेन या कोई पार्ट ऑफ प्लेसेंटा अंदर ना रहे, यूट्राइन इतना कॉन्ट्रैक्ट कर दे कि उसको बाहर निकाल दे, कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है। तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ मैटरनल एंड फीटल कंडीशन ड्यूरिंग द लेबर। तो जब लेबर में मदर होती है तो एक ग्राफ का यूज करते हैं जिससे कि पता लगता है कि मदर कितना प्रोग्रेस कर रही है या उसका प्रोग्रेस रुक रहा है, उसको हम पार्टोग्राफ बोलते हैं। किसी क्लास में हम पार्टोग्राफ भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या होता है इफ मेजॉरिटी इज इंटरेस्टेड, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सडन गश और स्पर्ट ऑफ ब्लड और लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द इन्फेंट इंडिकेट्स। डिलीवरी के बाद एकदम से तेज ब्लड आना और कॉर्ड का लंबा हो जाना क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है। और क्या साइन होते हैं कि हमारा जो फंडस है वो राइज हो जाता है एब्डोमेन में,
गश होता है, ब्लड लेंथनिंग होता है, तो ये सारे साइन होते हैं प्लेसेंटल सेपरेशन के, विच इज़ अ गुड साइन। तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच डेफिशिएंसी इज कॉमन इन एसोसिएशन ऑफ आइसोनियाजिड थेरेपी, जो कि हम ट्यूबरक्लोसिस के लिए देते हैं। आइसोनियाजिड, राइबोफ्लेविन, थायामिन, नियासिन, पायरोडॉक्सिन। आइसोनियाजिड जो है B6 की कमी कर देता है बॉडी में, तो पायरोडॉक्सिन इज अनदर नेम फॉर विटामिन B6। तो हम पायरोडॉक्सिन हमेशा प्रिवेंटिव तौर पे जो है आइसोनियाजिड थेरेपी के साथ देते ही देते हैं इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। डी। नेक्स्ट, DMPA डेपोप्रोविराल इंजेक्शन फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, इसको अभी सरकारी अस्पतालों में या इसको अंतरा के नाम से हम जानते हैं। ये जो है हर 3 महीने पे रिपीट करना होता है, बीच में छोड़ना नहीं होता है। इससे जो आप पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे वो क्या हो सकता है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग ज़्यादा या कम किसी भी रूप में ये हो सकती है, तो ये आप पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे और हर 3 महीने में इसको रिपीट करना है। सी। Next, false sensory perception with no basis in reality is known as। सेंसरी परसेप्शन को हम हेलुसिनेशन बोलते हैं, जिसमें कि हमारा ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। पेशेंट को आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, दिखाई दे सकता है, फील हो सकता है कि कुछ उसकी बॉडी पे रेंग रहा है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन, ये अलग अलग हेलुसिनेशन जो है प्रेजेंट हो सकते हैं। डिल्यूजन होते हैं फॉल्स सेंसरी बिलीफ, जो फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। बिलीफ होता है ये पेशेंट का, इस जैसे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, मुझे कोई मारना चाहता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कि मैं राजा हूँ। इल्यूजन का मतलब है कि यहाँ पे स्टिमुलस प्रेजेंट होता है और हम उसको गलत इंटरप्रेट करते हैं, तो ये ए हेलुसिनेशन इज द राइट आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जैसे मैंने शुरू में बोला था, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।